जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास 49 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्य स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, सारी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों के त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है केवल ए तथा सी, केवल बी तथा सी, केवल बी तथा डी, केवल सी तथा डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, यह बात गलत होगी। साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, यह बात सही है। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, यह भी गलत होगा। स्रोतों के त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, यह सही है। कथन जो सही है वह है बी और डी। बी और डी किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल बी और डी ही कथन सही है, बाकी ए और सी कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर सही विकल्प का चयन करना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही हैं? क्वेश्चन जो कह रहा है सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, सही बात है, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, यह भी सही होगा। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, यह भी सही है। और कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, यह बात गलत होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए, बी एवं सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों को संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। सही विकल्प का चयन करना है। केवल ए, बी तथा सी, केवल ए, बी तथा डी, केवल ए, सी तथा डी, केवल बी, सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा। चलिए छाँटते हैं। इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, तो यह बात सही है। इतिहास का निर्माण जो है वह स्रोतों पर आधारित होता है, यह बात सही है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें, यह भी कथन सही है। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, यह बात गलत है।
इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखे, यह कथन भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, बी एवं डी। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, न्याय का अधिकार, आज़ादी का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन आसान है, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन कह रहा है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो वह जीवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन के रूप में स्वीकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, एम के गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में विविधता में एकता का मुहावरा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रमुख राष्ट्रीय नेता जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मुहावरा भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म एवं संप्रदाय, विभिन्न खान पान, पहनावा आदि को देखते हुए प्रयोग किया था। इस मुहावरे का प्रयोग जो है भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म एवं संप्रदाय, विभिन्न खान पान, पहनावा आदि को देखते हुए प्रयोग किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? 4, 1, 2, कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 सदस्य। 2 सदस्य जो है वह लोकसभा में मनोनीत होकर आते हैं। मनोनीत कौन करता है? तो वह है राष्ट्रपति। इनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति और इनका चुनाव नहीं होता है, सीधे ही मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है वह है 552। संविधान में उल्लेख किया गया है कि जिसमें 530 सदस्य राज्यों का, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रपति यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य को नामित कर सकते हैं। कितने सदस्य को? तो 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से डैश डैश बदल कर हो गया। एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, अल्पतंत्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन कह रहा है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया। तो राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। सेकंड कथन है चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों को भी थीं। ऑप्शन है
एक एवं दो दोनों सही हैं तथा एक का सही स्पष्टीकरण दो है। एक एवं दो दोनों सही हैं किंतु एक का सही स्पष्टीकरण दो नहीं है। एक सही है किंतु दो गलत है। एक गलत है किंतु दो सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यह बात सही है। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों को भी थी। यह भी सही है। दोनों कथन सही है। एक और एवं दो दोनों सही है किंतु एक का सही स्पष्टीकरण दो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। द्रविड़ शैली के मंदिरों के निर्माण में चोल शासकों का विशेष योगदान। द्रविड़ शैली के मंदिरों के निर्माण में चोल शासकों का विशेष योगदान रहा है। चोलकालीन मंदिरों में तंजौर तथा बृहदेश्वर मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल मंदिर जो है वह धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल काल में देवी देवताओं की कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई। वहीं इस काल की कुछ ऐसी मूर्तियां भी प्राप्त हुई जो भक्तों की थीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कथन है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग विभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। सेकंड कथन है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। ऑप्शन है एक एवं दोनों सही है। एक का सही स्पष्टीकरण दो है। एक और दो दोनों सही है किंतु एक का सही स्पष्टीकरण दो नहीं है। ए सही है, दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग विभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। यह बात गलत है। दूसरा कथन सही है, गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक सही है किंतु दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तवारीख है यानी तारीख का बहुवचन के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ये लेखक सामान्यतः शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। सेकंड कथन है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ऑप्शन है एक एवं दोनों सही है। एक का सही स्पष्टीकरण दो है। दूसरा ऑप्शन है एक एवं दोनों सही है। एक का सही स्पष्टीकरण दो नहीं है। एक सही है, दूसरा गलत है। एक गलत है तो दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। यह बात गलत है।
तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो यह बात सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन डी में। एक गलत है किंतु दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जबकि रानी रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक बारी मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। जबकि रानी रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। सेकंड कथन है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ऑप्शन वही हैं, दोनों सही हैं। एक का सही स्पष्टीकरण दो है, दोनों सही है किंतु एक का सही स्पष्टीकरण दो नहीं है। एक सही है किंतु दो गलत हैं, एक गलत है किंतु दो सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। यह कथन सही है। विभिन्न धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक एवं दोनों सही हैं, एक का सही स्पष्टीकरण दो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी, इसलिए उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। सेकंड कथन है, जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ऑप्शन है एक एवं दो, दोनों सही हैं। एक का सही स्पष्टीकरण दो है, दोनों सही है किंतु एक का स्पष्टीकरण दो नहीं है। एक सही है किंतु दो गलत हैं, एक गलत है किंतु दो सही हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। यह बात गलत है। जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। यह बात सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक गलत है किंतु दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। यह बात सही था। कई समाज में ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए जो सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित, अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति समाज कहा जा रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। सेकंड कथन है, बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ऑप्शन है
एक और दो दोनों सही है, एक ने दो को सुनिश्चित किया। सेकंड ऑप्शन है एक और दो दोनों सही है किंतु एक और दो के बीच कोई संबंध नहीं है। थर्ड ऑप्शन है एक सही है किंतु दो गलत है, एक गलत है किंतु दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। यह कथन सही है और बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। यह कथन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक और दो दोनों सही हैं एवं एक ने दो को सुनिश्चित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। बहादुर शाह जफर 1775 से 1862 ईस्वी अंतिम मुगल सम्राट था। इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ। बहादुर शाह जफर के ही शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। मेरठ के सिपाही जब लाल किला पहुंचे तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के लिए फैसले ने स्थिति को रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दिया। बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थितियों को रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दिया। तो यह भी सही था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पूछा है गलत विकल्प। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। पंडित रमाबाई ने पुणे में एक विधवा आश्रम की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली। कौन सा ऑप्शन सही है? जो ऑप्शन गलत है वही सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन कह रहा है औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो वह गलत विकल्प है प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर भी विचार विमर्श किया। यह जो कथन है यह गलत है। इसी कारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में की थी और इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद और समाज सुधार था। इसने विधवा विवाह का विचार किया तथा जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना समाज ने हिंदू, इस्लाम, ईसाई तथा सिख ग्रंथों पर विचार किया तथा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का? कौन सा ऑप्शन राइट है? आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो वह था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का तेलंगाना राज्य हिस्सा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तेलंगाना की स्थापना भारत के 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग कर 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना राज्य की स्थापना जो है 2 जून 2014 को हुई थी और यह 29वें राज्य के रूप में स्वीकारा गया था। जिस क्षेत्र को तेलंगाना कहा जाता है उसमें आंध्र प्रदेश के 23 जिले में से 10 जिले आते हैं। मूल रूप से यह निजाम की हैदराबाद रियासत का हिस्सा था।
तेलंगाना जो राज्य है यह मूल रूप से निजाम की हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। इसकी आधिकारिक भाषा जो है उर्दू और तेलुगु है। काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसकी जो आधिकारिक भाषा है उर्दू और तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।